हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बोला गया है, एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। मतलब एजुकेशन को, अगर आप एजुकेशन में आज की डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम आप दे रहे हैं एजुकेशन को, तो कल ये चीज़ की अश्योरिटी मानिए, ये श्योर हो जाइए कि कल को आप बिल्कुल 110% यू विल बी अचीविंग समथिंग और द अदर। तो यही चीज़ बोली जा रही है। आज के मोटिवेशनल कोट में चलता हूँ पहली न्यूज़ की तरफ। कोरोना अपडेट आपको दे देता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे वर्ल्ड के अंदर तो टोटल 2,19,21,705 केसेस निकल के आ चुके हैं। इसमें से आप देखेंगे 1,46,43,833 लोग पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं और 7,74,905 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके बाद जो टॉप कंट्रीज़ हैं उनके बारे में अगर आप देखेंगे तो टॉप पे यूएसए, दूसरे पे ब्राज़ील, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे रशिया, पाँचवें पे साउथ अफ्रीका बना हुआ है। अगर इंडिया के केसेस देखेंगे तो इंडिया में लगभग आप देखेंगे 26,90,000, मतलब आप बोल सकते हैं कल की डेट में आंकड़ा 27 लाख पार कर जाएगा। और इंडिया में अगर आप देखेंगे रिकवर्ड केसेस की तो लगभग आप देखेंगे 65,798 लोग रिकवर कर गए हैं और इसमें से आप देखेंगे 51,795 लोग कोरोना वायरस की वजह से अब तक अपनी इंडिया में जान गंवा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से कोरोना वायरस हमारे देश में बढ़ता जा रहा है और ये एक विकराल रूप धारण करता जा रहा है। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। अगले एडिटोरियल में बात की जा रही है नेशनल हेल्थ आईडी GS3 टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, अभी हमारे 74वें इंडिपेंडेंस में, 74th इंडिपेंडेंस में प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने बोला है कि नेशनल आईडी के बारे में। अब नेशनल आईडी है क्या? प्राइम मिनिस्टर ने जो नेशनल हेल्थ आईडी श्योर करी है, इसको पहली चीज़ तो प्रपोज किया गया है नीति आयोग के द्वारा 2018 में, जिससे कि एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज़्म बनाया जा सके, जिससे कि हर इंसान के जो एक नेशनल हेल्थ स्टैक है वो मेंटेन किया जा सके। नेशनल हेल्थ आईडी होती क्या है बेसिकली? जैसे लेट से फॉर एग्जांपल कि आज आप 10 साल के हैं, 10 साल के किसी बच्चे को कोई बीमारी होती है, मान लीजिए उसको फीवर आता है या फिर उसको टीबी हो जाता है। फिर कुछ साल बाद जब उसका इलाज हुआ, इलाज होने के बाद वो 20 साल का हुआ, 20 साल का होने के बाद फिर से उसे कोई मान लीजिए बीमारी हो जाती है, टाइफाइड हो जाता है या फिर उसकी हड्डी टूट जाती है। तो इन सब चीज़ों का अगर प्रॉपर एक हेल्थ जो रिकॉर्ड है, उसकी जो भी जांचें हो रही है, उसकी जो भी मेडिकेशन हो रही है, उसकी जो भी जांचें रिपोर्ट्स आ रही, वो सारी अगर एक सिंक्रोनाइज्ड वे में एक डिजिटल उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, तो कल को जब वो किसी टाइम पे मान लीजिए कहीं शहर से बाहर है, वो बीमार हुआ और उसकी जब वो इलाज के लिए उसकी हेल्थ आईडी डॉक्टर एक्सेस करेगा, तो वो उसके बारे में हर एक चीज़ जान पाएगा। हर एक उसको जो बीमारी आज तक हुई, जो जो कुछ जांचें हुई, क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड रहा है, वो सारी जांचें वो डॉक्टर जान पाएगा और जिसकी हेल्प से वो डॉक्टर जो है काफ़ी अच्छे से एक होलिस्टिक इलाज उस बच्चे का कर पाएगा। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया हेल्थ आईडी। इसमें आप देखेंगे हेल्थ आईडी जो है ये किसी भी पर्सन की हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। इसमें जो हेल्थ आईडी जो है ये क्रिएट की जाएगी, किसी भी आदमी का जो आधार नंबर होगा या मोबाइल नंबर होगा उससे उसको लिंक किया जाएगा और उसको फिर एक प्रॉपर हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा उसका। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने बोला है कि जो लोग अपना हेल्थ डेटा जो अवेलेबल कराना चाहते हैं डिजिटली, उनको चाहिए कि वो अपनी हेल्थ आईडी क्रिएट करें। हेल्थ आईडी जो होगी वो लिंक करी जाएगी हेल्थ डेटा कंसेंट मैनेजर के तहत, जिसमें कि आप देखेंगे नेशनल डेटा हेल्थ मिशन इसमें काम करता हुआ नज़र आएगा। जो मैनेजर होगा नेशनल डेटा हेल्थ मिशन, ये पेशेंट के साथ मिल के काम करेगा और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे जो हेल्थ स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ शेयर करेगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है ये एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जिसमें कि आप देखेंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को के साथ में इसको एक तरीके से एक मिलाप के काम किया जाएगा। दोनों लोग मिल के इसमें काम करेंगे। इसका जो आप इंटरेक्शन ऑफ नेशनल हेल्थ आईडी के बारे में अगर देखेंगे तो नेशनल हेल्थ आईडी की जो डिटेल्स हैं वो शेयर करी जाएंगी हॉस्पिटल्स के साथ में, लेबोरेटरीज़ के साथ में, इंश्योरेंस कंपनीज़, ऑनलाइन फार्मेसीज, टेलीमेडिसिन, ये सारी चीज़ों के साथ ये डिटेल आपकी शेयर करी जाएगी, जिससे कि कल को
जब भी आप बीमार हो, एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, तो तुरंत आपके सारे जो डिजिटल एक्सेस, आपका मेडिकल डिजिटल एक्सेस किसी भी डॉक्टर को हो सके। इससे इंश्योर किया जाएगा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो जो इन्फॉर्मेशन का है वो बना रहे स्टेक होल्डर्स और जो डॉक्टर्स के बीच में। साथ ही साथ जो ट्रांसपेरेंसी होगी ट्रीटमेंट में, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पर ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, जिससे कि डुप्लिसिटी कम होती हुई नज़र आएगी। आपने देखा होगा कई बार जो टेस्टिंग होती है उसमें डुप्लिसिटी, मतलब जो रिपोर्ट में आना कुछ है लेकिन दे कुछ देते हैं, कोई प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती। तो इसमें ये सारी जो डुप्लिसिटी है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें इंश्योर करी जा सकेंगी। ये इंश्योर करेगी कंपनीज़ की क्विकली जो जल्दी से जल्दी एक्सेस हो सके इंश्योरेंस प्रीमियम का, टू बी पेड बेस्ड ऑन हेल्थ हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। पेशेंट की जो हेल्थ हिस्ट्री होगी उस हिसाब से किसी भी पेशेंट का जो हेल्थ इंश्योरेंस हो सकेगा, जिससे कि हेल्थ इंश्योरेंस से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होती है। मान लीजिए कल को कोई किसी के साथ ट्रेजेडी हो जाती है, वो नहीं बच पाता है, सर्वाइव कर पाता है, तो एटलीस्ट उसकी फैमिली को सपोर्ट, जो मॉनेटरी सपोर्ट दिया जा सकेगा, जिससे कि वो फैमिली जो है प्रॉपरली अपना सर्वाइव कर पाएगी। तो ये सारी बात थी नेशनल हेल्थ आईडी की। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डिविडेंड है, जो अभी रिज़र्व बैंक पैसा देने जा रही है हमारे देश की सरकार को, एक बार फिर से उस बारे में बात की जा रही है। जीएसटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ने अभी अप्रूवल दिया है लगभग 57,127 करोड़ एज अ सरप्लस टू सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए। करंटली अगर आप देखेंगे इस समय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का जो काम है कि वो मेंटेन करे कंटिंजेंसी रिस्क बफर, और जो या फिर आप देखेंगे रिज़र्व जो है वो जो रिक्वायर्ड होते हैं, जिससे कि प्रिजर्व करी जा सके मॉनेटरी और फिस्कल स्टेबिलिटी ऑफ इन इकॉनमी। आप देखेंगे ये जो नंबर है कंटिंजेंसी रिस्क बफर का, ये 5.5%। तो डायरेक्ट आपके साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकेगा कि रिज़र्व बैंक का जो कंटिंजेंसी बफर है वो कितने परसेंट होता है, तो वो डायरेक्ट आप यहाँ से बता सकते हैं 5.5%। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट जो है वो फॉलो करते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्या है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का है जुलाई 1 से जून 30 तक, और जो गवर्नमेंट का है वो है अप्रैल 1 से मार्च 31 तक। तो आप ये आइडिया रख सकते हैं इस बारे में। उसके बाद आप देखेंगे रिज़र्व बैंक का जो बोर्ड है उसने रेकमेंड किया है कि फाइनेंशियल ईयर जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट का इनको अलाइन किया जाए, मतलब एक जैसे ही टाइम पे, मतलब जैसे जुलाई 1 से जून 30 है, तो ये दोनों लोगों के लिए लागू, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसे अलाइन करने की बात की जा रही है 2021 के लिए। जब से बिमल जलान कमेटी आई हैं उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंटरिम डिविडेंड्स जो हैं वो अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस देता है, जिससे कि आप देखेंगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सरकार को कई बार पैसा देता हुआ नज़र आता है। कई बार वो रिज़र्व बैंक अपने खाते से पैसा जो सरकार को देता है, जिससे कि सरकार कहीं ना कहीं जो लोगों के एक अच्छी पॉलिसीज़ लेके आ सके, अच्छी स्कीम्स लेके आ सके, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसको रिवाइव कर सके। इन सारे कारणों के लिए पैसा देता रहता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी पिछले साल रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 1.76 ट्रिलियन पैसे दिए थे गवर्नमेंट को, और इसमें से आप देखेंगे 1.23 जो ट्रिलियन था उसमें वो एज अ डिविडेंड था, और 52,000 करोड़ रुपए जो ट्रांसफ़र किए थे उसने अपने कंटिजेंट रिजर्व से ट्रांसफ़र किए थे। तो आप समझ सकते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कितनी ज़्यादा हेल्प करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बजटेड 89,000 करोड़ एज डिविडेंड्स फ्रॉम आरबीआई। तो ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको भी काफ़ी टाइम गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलती है। और इसमें जो स्टेट रन्स और बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ऑफ विच ट्रांसफर्स फ्रॉम आरबीआई वाज एक्सपेक्टेड एट ₹60,000 करोड़। ये आप इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। ये एक प्रूडेंट ट्रांसफ़र था जो कि आया गवर्नमेंट सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस की तरफ से। करेंटली अगर आप देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फाइनेंस करती है सीवियरली कंस्ट्रेंट एट एज फिजिकल डेफिसिट। जो भी फिजिकल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा लेवल पे जो चल रहा है वो हमारा इस समय 83.2% का, आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज है। फॉर ईयर
फुल ईयर टारगेट ऑन June 30। उसके बाद आप देखेंगे इसमें बहुत ही ज़्यादा एक फॉल ऑफ रेवेन्यू, मतलब हमारे देश का जो जीएसटी कलेक्शन था और जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा कम आया, क्योंकि पैंडमिक की वजह से कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं चल रही थी। लोग अपने टैक्स जो है वो नहीं चुका पा रहे थे, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, हर जगह पैसे की कमी और रेवेन्यू की कमी देखी जा रही थी। स्लो ग्रोथ देखी गई इकॉनमी की वजह से पैंडमिक में के टाइम पे। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपेंडिचर जो है ये अपना बढ़ाया पैंडमिक के टाइम पे, तो गवर्नमेंट का जो बोरोइंग प्रोग्राम है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। और इस बार जो गवर्नमेंट ने जो बोरो किया है वो 7.8 ट्रिलियन से बढ़ के 12 ट्रिलियन हो गया है। तो आप समझ सकते हैं सरकार जो है कितने ज़्यादा एक तरीके से मतलब स्ट्रेस में है, आप बोल सकते हैं। तो कोविड-19 जो पैंडमिक है उसकी वजह से जो काफ़ी ज़्यादा जो सेक्टर्स हैं वो उनकी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ये था पूरा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के डिविडेंड पे, इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। अब फिर यहाँ पे बात की जा रही है कोविड लेजिस्लेशन गवर्नेंस का, GS2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अभी आप देखेंगे कोविड-19 जो पैंडमिक आया हुआ है उसने हमारे देश के बहुत सारे सेक्टर्स जो इकॉनमी के हैं वो ख़राब कर दिए हैं, उन पे बहुत ह्यूज इम्पैक्ट डाला है। जैसे कि आप देखेंगे हमारी जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं वो पूरी श्रिंक कर चुकी हैं, हमारा जो MSME सेक्टर है वो पूरा श्रिंक कर चुका है, हमारा जो फार्मा सेक्टर है वो श्रिंक कर चुका है, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इस सारे सेक्टर जो हैं इनके अंदर डिक्लाइन देखा गया है। अगर इसका कमर्शियल इम्पैक्ट आप देखेंगे तो कमर्शियल इम्पैक्ट इसका ह्यूज है। अभी आप देखेंगे जो अगर हेल्थ केयर और जो फिनटेक सेक्टर्स को अगर छोड़ दें तो बहुत ही सारे जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लॉस झेलने को मिला है। अगर आप इन लॉसेस का इफ़ेक्ट देखें तो वंस अगर एक बार नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इन सारे इंसॉल्वेंसी पिटीशंस को हियर करता है तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि अभी सरकार ने जो इंसॉल्वेंसी पिटीशंस हैं इनको एंटरटेन नहीं किया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा दे रखा है IBC यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिससे कि जो NPA हो जाते हैं बैंकों में, उन बैंकों जो NPA जो खाते हो जाते हैं उन पे रोक लगाने के लिए जो प्रभावी कदम है सरकार की तरफ से, उसमें अभी एक ढिलाई बरती जा रही है कि जो लोग का NPA हो गया है उनको पैंडमिक के टाइम पे कमाई नहीं हो रही थी, इस वजह से उन पर ढिलाई बरती जा रही है बेसिकली। और यही कारण है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्स में अभी एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इफ़ेक्ट्स ऑफ अगर इकॉनमी में इसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे तो पावर सेक्टर पे कुछ जो इफ़ेक्ट्स पड़े हैं इसमें आप देखेंगे कि जो गैस बेस्ड पावर कंपनीज थी उन्होंने वॉयलेट किया है जो मिनिमम बाइंग क्वांटिटी, जो मिनिमम गैस उन्हें ख़रीदनी होती थी ONGC से और गेल से, वो गैस नहीं खरीद रही, जिस वजह से ये सारी ONGC गेल जैसी कंपनियां भी नुकसान में नज़र आ रही हैं। आप देखेंगे जो कंपनीज़ हैं ये ज़्यादातर जो गैस हैं वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करती हैं। करेंटली मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ जो है, ज़्यादातर कंपनीज़ जो इनसे गैस लेती थी वो डिसफंक्शनल है, कोई फंक्शन नहीं कर रही हैं, और जो इनकी डिमांड है वो गैस की वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो डिमांड क्यों कम है? तो दोस्तों डिमांड इसीलिए कम है क्योंकि मार्केट में लोग जिस चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, जब किसी चीज़ की उस लेवल पे, या जो इकॉनमी में हमारे जो डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन है वो पूरी तरीके रुकी हुई है, इस वजह से हर जगह डिमांड जो है कम नज़र आ रही है। कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिले कर दिया गया है, क्योंकि जो लेबर्स हैं, माइग्रेंट लेबर्स हैं, वो अवेलेबल नहीं है उस लेवल पे जिस लेवल पे होने चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे रियल इस्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन सब में बहुत ही ह्यूज एक डिमांड होती है। जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो काम करते हैं, तभी ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सेक्टर है काम कर पाते हैं। हायरिंग जो पेमेंट्स फॉर हायरिंग मशीनरी, ये सब भी इशू है। रिस्ट्रिक्शंस अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स ऑन अ साइट इन पे लगा दिया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, वर्किंग आवर्स को मेंटेन करना है। उसके बाद ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सारी वजहों से जो काम का जो तरीका है, वर्क इन जो प्रोग्रेस है, वो काफ़ी ज़्यादा एक क्वेश्चन मार्क उस पर लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस लेवल पे काम होना चाहिए वो लेवल नहीं अचीव कर पा रही हैं ये कंपनियां, अगर जो थोड़ा बहुत काम हो भी रहा है तो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की अगर बात करेंगे तो ज़्यादातर जो IT कंपनीज़ हैं ये कमिटेड हैं लार्ज स्पेस के लिए एट हाई कॉस्ट, एंड इट्स बिकमिंग डिफ़िकल्ट फॉर देम टू ऑनर लीडिंग ह्यूज लॉसेज।
बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉसेस देखने को मिले हैं। अगर वे फॉरवर्ड थोड़ा सा आप देखेंगे, इंडिया को चाहिए कि वो एग्जामिन करे अपना जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस सिस्टम रादर देन लॉस बीइंग बॉर्न बाय सिंगल कंपनी, उसको सरकार को चाहिए कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे, जो अपना लॉस सिस्टम है उसको प्रॉपरली मैनेज करके चले, जिससे कि एक कंपनी का ही सिर्फ नुकसान नहीं बल्कि सबको प्रॉपरली एक बैलेंस वे में करा लेके चला जा सके, जिससे कि आप देखेंगे कि मान लीजिए किसी कंपनी को नुकसान हुआ, तो उस कंपनी को नुकसान हुआ तो आपने सिर्फ उसकी भरपाई के लिए नहीं सोचिए, जो एक पूरा उस वैसी ही और कंपनियां हैं उन सभी के भलाई के बारे में जब सरकार सोचेगी, तभी कहीं ना कहीं ये पूरा जो सेक्टर है वो रिवाइव करता हुआ नज़र आएगा, ऐसा बोला जा रहा है। इसमें आप देखेंगे इससे हेल्प मिलेगी कंपनीज़ को कि वो फाइनेंशियली वायबल हो सके इस करंट टाइम्स में, क्योंकि पैंडमिक के टाइम पे जो डिमांड और सप्लाई की जो चेन है वो पूरी तरीके रुकी हुई है। लोग जो पैसा मार्केट में खर्च कर नहीं रहे हैं, जिस वजह से डिमांड नहीं आ रही है, और पैसा खर्च करेंगे भी कैसे जब लोगों के पास पैसा है नहीं, जो कमाई का ज़रिए थे उनके वो कम हो गए, लोगों की जॉब जा चुकी है, लोग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, लोग की सैलरी कम हो गई है, बिज़नेस ठप है। इन सारी वजहों से काफ़ी ज़्यादा एक जो इकॉनमी है उसमें क्रंच आया हुआ है। अगर आप देखेंगे कुछ जो इंस्पिरेशन लेने की सरकार को चाहिए कि इंस्पिरेशन ले सकती है फ्रांस के सिविल लॉ से, यूएई के यूनिड्रॉइट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ प्रिंसिपल, जिसमें कि रीनेगोशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू रिड्यूस हार्डशिप्स विच आर नॉट ड्यू टू पार्टीज इन्वॉल्व। उसके बाद इंडिया को चाहिए कि वो एनैक्ट करे एज एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, एक बड़ा एक ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लाने की ज़रूरत है, पॉलिसी चाहिए जिससे कि एड्रेस करे जा सके इन जेन्युइन प्रॉब्लम्स जो इकोनॉमी के अंदर अराइज हुई हैं। लेजिस्लेशन एक प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर लॉ होना चाहिए, जिससे कि जो प्रोविजंस हैं मेडिकेशंस के वो उससे हेल्प करी जा सके, लोगों को फास्ट ट्रैक केसेस कैसे फास्ट ट्रैकिंग ऑफ केसेस करे जा सके, मतलब लोग पे प्रॉपरली एक नज़र रखी जा सके, जिससे कि उनको टाइम टू टाइम हेल्प प्रोवाइड करी जा सके। गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप देखेंगे, गवर्नमेंट इज़ द लिटिगेंट ऑफ 70 to 75% केसेस, पॉलिसी मस्ट बी क्लियर नॉट टू टेक recourse ऑफ appellate कोर्ट्स एंड टू बी बाउंड बाय डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल। जो ट्रिब्यूनल डिसीजन दे उसी हिसाब से आगे लॉ बना के चलना चाहिए। यहाँ पे बात की जा रही है नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी GS2 गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी इंडिपेंडेंस डे की जो स्पीच थी उसमें बात की है कि एनसीसी को, नेशनल कैडेट कॉर्प्स को कोस्टल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में एक्सपेंड किया जाएगा। मतलब यहाँ पे भी कोस्टल एरिया क्या होता है, कोस्टल जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, जैसे कि आप ये जो हमारा देश की जो साउथ इंडिया है, यहाँ पे आप गुजरात से लेके ये जो बे ऑफ बंगाल का एरिया है, 9 स्टेट्स जो आते हैं ये है बॉर्डर एरियाज़। यहाँ इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे एनसीसी के कैडेट्स को डिप्लॉय करने की बात की जा रही है, जिससे कि हमारा जो कोस्टल बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं सिक्योर रह सके। इसमें आप देखेंगे ही सेड दैट 1 लाख जो कैडेट्स हैं, इसमें से जो 1/3 हैं वो महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, और इससे कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा। अब अगर आप देखेंगे थोड़ा सा नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बारे में, इसे बेसिकली 1948 के अंदर बनाया गया था, और ये अंग्रेज़ों के समय से इसको अपनाया गया हुआ है, क्योंकि एनसीसी जो है काफ़ी एक बड़ी एक वॉलंटरी यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। एनसीसी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आती है, और इसमें आप देखेंगे 14 लाख जो कैडेट्स हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स विंग्स में इसमें काम करते हुए नज़र आते हैं। इसमें आप देखेंगे इट एनरोल्स कैडेट्स फ्रॉम जो हाई स्कूल के जो बच्चे होते हैं, कॉलेज के बच्चे होते हैं, और सब यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों को इंक्लूड करके इसमें जो अलग अलग लेवल पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। इसके जो हेड होते हैं वो डायरेक्टर जनरल होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा एक ह्यूज जो एक इसका मैनेजमेंट नज़र आता है। डायरेक्टर जनरल जो होते हैं वो इसके जो होते हैं वो 3 स्टार मिलिट्री ऑफिसर होते हैं, जो कि सर्विंग ऑफिसर्स फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस होते हैं। आप देखेंगे इसमें करेंटली 14 लाख जो स्ट्रेंथ है इसकी, इसमें 33% से भी कम गर्ल कैडेट्स हैं। तो इस जो परसेंटेज है इसको बढ़ाने की बात की जा रही है।
कैडेट्स जो है वो रिसीव करते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग, और इसमें एक एकेडमिक करिकुलम होता है जो कि रिलेटेड होता है आर्म्ड फोर्सेस और इसके फंक्शनिंग से रिलेटेड। मतलब कैसे आर्मी में मान लीजिए अगर कभी इंस्टेंट ज़रूरत पड़ जाए, मान लो ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाए, मान लो हमारे देश में हमला हो जाए, तो फिर कब ऐसे जो एनसीसी जो कैडेट्स होते हैं उनको डिप्लॉय किया जा सकता है, क्योंकि वो प्रॉपरली वेल ट्रेंड होते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, जो ट्रेनिंग के टाइम पे कैसे उनको एक बंदूक चलानी है ये सब तो नहीं इतना, लेकिन ये है कि उनको कैसे रस्सी चढ़नी है, कैसे बेसिक जो फिज़िकल ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करी जाती है, दौड़ना सिखाया जाता है अच्छे से, और जो रिगरस फिज़िकल ट्रेनिंग होती है उन सब से वो कहीं ना कहीं एक फ़िज़िकली जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिससे कि वॉर टाइम पे उनकी हेल्प ली जा सकती है। तो ये आप इस बारे में आइडिया रख सकते हैं। ये जो कैडेट्स हैं ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे देश में। जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जब कहीं बाढ़ आ जाती है, कि जब कहीं कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है जैसे भूकंप वगैरह, तो वहाँ पे भी एनसीसी का एक बड़ा रिलीफ रोल नज़र आता है। अगर आप देखेंगे एनसीसी का फंडिंग के बारे में, तो अभी आप देखेंगे इसमें डुअल फंडिंग मॉडल है, सेंटर और स्टेट दोनों इसमें बजट एलोकेट करते हैं। हर उनके बजट में ये एलोकेट किया जाता है कि कितना पैसा एनसीसी को जाएगा। कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड किया है कि इंक्लूजन ऑफ होम एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री अपार्ट फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री इन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स एनसीसी। तो आप समझ सकते हैं एनसीसी की फंडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा एक रिफॉर्म की बात की जा रही है। अब अगर आप देखेंगे एनसीसी का जो इम्पोर्टेंस क्यों है इतना ज़्यादा बॉर्डर एरियाज़ में, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एनसीसी को रेकमेंड किया गया था कि एनसीसी को आप रीस्ट्रक्चर करिए। लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेटकर कमेटी, तो डी.बी. जो शेटकर कमेटी है ये डायरेक्टली अगर इसका आपको पूछ लिया जाए किससे रिलेटेड है, तो ये एनसीसी की रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड है। आप आइडिया रख सकते हैं। इसे कंस्टिट्यूट किया गया तो 2016 के अंदर में। इसमें आप देखेंगे जो बॉर्डर और कोस्टल एरियाज़ हैं इनको प्रॉपरली विल हैव ट्रेंड यूथ टू फाइट विद डिज़ास्टर्स। ये सब जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। कोस्टल एरियाज़ जो हैं इसमें यूथ जो होगा वह फेमिलियर होगा सी से, और जो ट्रेनिंग होगी इसकी उसमें आप देखेंगे प्रॉपरली नेवी, कोस्ट गार्ड और मर्चेंट शिपिंग से रिलेटेड इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। बॉर्डर एरियाज़ की अगर आप बात करें तो ट्रेंड जो कैडेट्स होंगे वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन सपोर्टिंग आर्म्ड फोर्सेस ड्यूरिंग वेरियस कंटिजेंसीज। मतलब कोई भी जो आपदा आती है तो उस टाइम पे ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ऐसा इंश्योर किया जाएगा। तो ये आप इस बारे में आइडिया रख सकते हैं। दोस्तों आई होप यू लाइक्ड दिस लेक्चर ऑफ माइन। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। कमेंट करके बताइए, अपना फीडबैक दीजिए कि क्या कुछ आपको समझ आया और कुछ नहीं समझ आया तो वो भी आप बता सकते हैं। शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से फ्री में सारी स्लाइड्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन गाइस। जय हिंद।